तो देखिए, अपना जो ऑनलाइन क्लासेस आज अपना जो वीडियो है उसमें अपने गद्य भाग का जो अपना पहला अध्याय कहानी के रूप में है और कहानी का जो नाम है वो है गुल्ली डंडा। और इसके लेखक जो हैं वो है हमारे जाने माने उपन्यासकार कहानीकार प्रेमचंद। अब ये जो पाठ होता है इस पाठ में लगभग बोर्ड परीक्षा में मोटे रूप से 2 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे जो कहानीकार है प्रेमचंद, कहानीकार प्रेमचंद जी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का परिचय दीजिए, क्योंकि एक बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े कहानीकार हैं। तो आए बार परीक्षाओं में प्रेमचंद जी के ऊपर प्रश्न आता है और उस प्रश्न में प्रेमचंद जी का जो है वो साहित्यिक परिचय पहुंचा जाता है। और दूसरा प्रश्न जो आता है वो कि कहानी जो गुल्ली डंडा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में अपन पहला क्वेश्चन जो कि प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय, प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय है, उसको अपन आज देखते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रेमचंद जी के जन्म। प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 31 जुलाई, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनका परिचय लिखा हुआ है, उस परिचय को आपको देखना। ठीक है विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा विकट समय है और विकट समय में अपने को बड़ी सूझबूझ के साथ में काम लेना है। आपके पास पाठ्य पुस्तकें हैं, जिन्होंने अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं ली हैं वो विद्यार्थी कृपया करके और अपनी पाठ्य पुस्तक को खरीदें और उसको देखना शुरू करें। पहला अध्याय है, इसमें प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय का जो क्वेश्चन है वो बार बार परीक्षा में आता है। तो देखिए 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान जो है वो वाराणसी के लम्ही गांव में। वाराणसी एक बड़ा शहर है, शहर के पास में एक लम्ही गांव है। लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ। माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजय राम। देखिए प्रेमचंद जी का जो परिवार है वो बिल्कुल सामान्य है। इनके जो पिताजी थे जिनका नाम मैंने बताया आपको अभी अजय राम, वो एक डाक घर में एक डाक मुंशी थे। कोई मोटे या बड़े पद पे नहीं थे, डाक मुंशी थे। और डाक मुंशी के जो वेतन था वो बहुत ही कम था, यानी इतना कम था कि इनके पिताजी जो थे कि इनके पारिवारिक खर्चों को बड़ी मुसीबत से चलाया। लेकिन जैसा भी हो प्रेमचंद जी ने उन सब परिस्थितियों में संघर्ष किया। और सबसे बड़ी संघर्ष की घड़ी तो वो आई जब 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष के थे तो इनकी माताजी का देहांत हो गया और 14 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, जिस अपन पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी, और जिस बच्चे की 7 साल में माताजी का और 14 वर्ष में पिताजी का देहांत हो जाता है, वो छात्र छात्रा या वो बालिक बालिका किस प्रकार से अपनी जीवन की चुनौतियों को सामने ला करके उनका संघर्ष करता है। बिल्कुल सामने बड़ा संघर्ष आ गया। प्रेमचंद जी के जीवन में घनघोर अंधेरा छा गया कि वो कैसे आगे बढ़े। लेकिन आत्मविश्वास, पक्का इरादा, मन की बड़ी सोच के साथ में प्रेमचंद जी जो है वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ते इन्होंने 1898 में, यानी 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास। मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा। 18 साल के होते होते 80 में जन्म हुआ, याद रखना है, वाराणसी के लम्ही गांव में। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में ये
अपने जॉब के लिए निकले। इन्होंने एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में अपने कार्य को शुरू किया और उसमें जो इनको पैसा मिलता था उससे अपनी पढ़ाई भी इन्होंने जारी रखी। आराम कर लो। और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1910 में देखिए इनका हौसला देखिए प्रेमचंद जी का। आप 1910 के अंदर इन्होंने अपनी इंटर की परीक्षा, इंटर परीक्षा यानी 12वीं की परीक्षा, और उसके बाद में 1919 में क्रम चलता रहा। 1919 में इन्होंने अपनी बीए की परीक्षा पास। विद्यार्थियों, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां सबके सामने आती हैं और उन संघर्ष और चुनौतियों का क्या करना पड़ता है, हमें सामना करना पड़ता है। जैसे प्रेमचंद जी के सामने बड़ी चुनौतियां आई, वैसे ही हमारे सामने भी इस महामारी ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब उस चुनौती का हमें मुकाबला करना है। और मुकाबला करना है, कब होगा मुकाबला? जब हम हमारे काम को निरंतर बराबर करते रहेंगे। देखो, बिना क्रम के कोई मुकाबला नहीं। अगर प्रेमचंद जी ये सोचते कि मेरी माताजी खत्म हो गए, पिताजी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं, तो वो एक इतने बड़े कहानीकार और उपन्यासकार के पद पे नहीं पहुंचते। लेकिन उन्होंने अपने सुबह शाम, इनका उदाहरण याद है कि ये जब पढ़ते थे तो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ये सुबह शाम छोटे बच्चों को ट्यूशन कराया। और जो ट्यूशन में पैसा इनको मिलता था, बांस के फाटक जाना, स्थान का नाम है बांस का फाटक, बांस के फाटक जाना, वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन से जो पैसा मिले उससे अपने सारी जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। एक दिन का तो वाक्य मैंने पढ़ा इनका, प्रेमचंद जी का, कि एक दिन के वाक्य में सामने आता है कि इनके पास में शाम का खाना भी नहीं। इनके पास में एक पुरानी उत्तरीय कुंजी, गणित की उत्तरों की कुंजी एक पड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया कि आज शाम को कैसे पेट को भोजन मिलेगा, तो उन्होंने उस कुंजी को उठाया और जो बुक सेलर की दुकान होती है वहां जाकर के उस गणित की कुंजी को बेच करके जो पैसा इनको मिला, उस पैसे में इन्होंने क्या किया कि सत्तू, सीखे हुए अनाज को पीस करके उसका आटा बनाया जाता है सीखे हुए अनाज का, उसको सत्तू बोलते हैं। वो सत्तू लिया, उसको घोला और पी करके सो। पढ़ने के लिए बाहर की गलियों की लाइटों का उपयोग करना, और बड़े संघर्ष से प्रेमचंद जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने जब बीए की परीक्षा पास की, बीए की परीक्षा पास करने के बाद में लालसाएं बढ़ी, और लालसाएं बढ़ी तो उसका परिणाम भी मिला कि शिक्षा विभाग में प्रेमचंद जी को इंस्पेक्टर का पद मिला। देखो, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो कहानीकार हैं प्रेमचंद जी को शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर आसीन हुए। अब 1906 की बात, 1906 में विधवा विवाह का समर्थन करते हुए शिवरानी नाम की बाल विधवा से इनका विवाह हुआ। शिवरानी से 3 संतानें हुई। वो संतानें आगे जाकर के प्रेमचंद जी के नाम को बढ़ाती रही। अब इन्होंने धीरे धीरे अपना लेखन कार्य भी शुरू किया। इनका सोजे वतन जो है, कहानियों का संग्रह सोजे वतन, कहानियों का संग्रह सोजे वतन के ऊपर अंग्रेजी संकट। अंग्रेज संकट इस प्रकार का आया क्योंकि हमारे जो भारतीय लेखक थे, वो भारतीय लेखक क्या करते थे कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको लिख लिख करके आम जनता तक पहुंचाया करते थे। जब अंग्रेजों की नीतियां जो हैं वो आम जनता तक पहुंचने लगी
तो हमारी जो गांवों की जनता, जो अनपढ़ जनता, उसमें जागृति आई और उसने क्या किया कि अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने एक अभियान चलाया कि जो भी भारतीय लेखक और कवि हैं उनको पकड़ लिया जाए और उनको पकड़ करके और उनका अंगुली और अंगूठा, जैसे अपन कलम पकड़ते हैं, ये अंगुली और अंगूठा उनका काट दिया जाए। अब उस अंग्रेजों की संकट में, अंग्रेजों की चपेट में ये भी प्रेमचंद जी भी आए। मैं आपको बताऊं कि प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था, मूल नाम, वो धनपत राय श्रीवास्तव था। और ये जो लेखन कार्य शुरू किया था, उसको शुरू किया था इन्होंने नवाब राय के नाम से। मूल नाम धनपत राय था, लेखन कार्य शुरू किया वो नवाब राय के नाम से शुरू किया। जब अंग्रेजों का दमन चला था, उसमें ये उस समय ये उर्दू में लिखा करते थे, नवाब राय से लिख रहे थे। लेकिन इन्होंने सलाह से मानो, दिमाग से मानो, अपने विवेक से मानो, प्रेमचंद जी ने उर्दू भाषा को भी छोड़ दिया। उर्दू भाषा को छोड़ करके और अपना नाम चेंज करके ये हिंदी भाषा में आ गए और हिंदी भाषा में आकर के इन्होंने प्रेमचंद नाम से, इस नाम से अपना लेखन कार्य शुरू किया। अब कहते हैं हमारे हिंदी के इतिहासकार और साहित्यकार कि इनकी प्रेमचंद जी की 301 कहानियां लगभग इन्होंने लिखी थी, जिनमें 2 या 3 अप्राप्य हैं, वो मिली नहीं है। इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है संसार का अनमोल रतन, लेकिन कुछ इतिहासकार और साहित्यकार उस पर एक मत नहीं है। कुछ विद्वान जो हैं वो पंच परमेश्वर, जो 1916 की कहानी है, उसको भी इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। लेकिन सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में इनका प्रकाशित हुआ, उसमें कुल जो है वो 9 कहानी संग्रह हैं। इसी के साथ साथ में बात करते हैं इनके उपन्यास। इनके जो उपन्यास हैं वो लगभग 15 उपन्यास माने गए हैं, जिनमें 15 उपन्यासों में एक उपन्यास तो पहला है इनका वरदान 1921 में लिखा गया, प्रेमा जो है 1907 में लिखा गया, रूठी रानी 1907 में लिखा गया, सेवा सदन 1918 में लिखा गया, प्रेमाश्रम जो है 1921 में लिखा गया, रंगभूमि जो है 1925 में लिखा गया, कायाकल्प है 26 में लिखा गया, निर्मला है 27 में लिखा गया, कर्मभूमि है, गोदान 1936 में लिखा गया, और मंगलसूत्र नाम का जो उपन्यास है वो इनका अधूरा है। इस मंगलसूत्र नाम का उपन्यास है वो इनका अधूरा रहा। इनको, इस उपन्यास को इनके बेटे ने बाद में जाकर के पूरा किया। तो देखिए प्रेमचंद जी जो हैं वो एक्चुअल में एक गरीब ग्रामीण क्षेत्र किसान वर्ग से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी लगभग कहानियां जो हैं, उन कहानियों में किसी अमीर की बात नहीं की है, किसी धनवान की बात नहीं की है। प्रेमचंद जी ने केवल और केवल गरीब किसान की बात की है। इनकी सब आप कहानियां देखना, जब आप आगे क्लास में जाओगे बहुत सारी कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सरयू, उसकी जो ये पहली कहानी है उसमें पूरा डिटेल्स दिया रखा है। आप जरूर 10-20 मिनट निकाल करके डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि सर ने जो बताया है वो बिल्कुल हमारे सिलेबस से टच में है। इनका सबसे अच्छा उपन्यास जो माना जाता है, मैं बताऊं विद्यार्थियों को, सबसे अच्छा उपन्यास जो माना जाता है इनका गोदान माना जाता है। क्यों मानता है गोदान उपन्यास? कि हमारे हिंदू संस्कृति में गाय के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। और प्रेमचंद जी ने इस गोदान नाम के उपन्यास में जो गो धन दान, गाय का दान क्यों किया जाता है? हमारे हिंदू संस्कृति में गाय को माता माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है, गाय को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम गाय की सेवा करते हैं। और मर जाने के बाद में भी जब पिंडदान होता है
तो पिंडदानों में भी गोदान का संकल्प लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि ये बताया जाता है कि जब आत्मा जो है वो आत्मा इस लोक को छोड़ करके जब परलोक की ओर गमन करती है, तो हमारे जो विद्वान है, साहित्यकार हैं, उन्होंने ये बताया है कि रास्ते में जब आत्मा एक इस लोक से भूलोक से जब परलोक की ओर स्वरलोक की ओर जब गमन करती है, तो वहां पर वैतरणी नदी रास्ते में आती है। और वैतरणी नदी जब रास्ते में आती है तो वो बताया गया है कि आत्मा उसको पार नहीं कर पाती है। तो क्या करें? कहते हैं कि जो आत्मा होती है, जो मर्त शरीर की आत्मा होती है, वो उस गाय का पूंछ पकड़ करके और उस वैतरणी नदी को पार करती है और वो आत्मा स्वर्गलोक तक पहुंच जाती है। इसलिए पिंडदान के समय गो का दान करना हमारे साहित्य में बताया गया है। और इसी उपन्यास में गोदान में गाय को कैसे पाला जाता है, वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, होरी और हीरा किस प्रकार से अपने जीवन में गाय पालते हैं। होरी नाम का व्यक्ति जो कि जमीन किसान वर्ग से जुड़ा हुआ था, इस गोदान का पात्र होता है। वो बेचारा पूरी जिंदगी भर एक साल होती है, मन की इच्छा होती है कि मैं गाय पालूं, लेकिन वो पालता है, लेकिन हीरा उसको जहर दे करके और खत्म भी कर देता है। तो ये उपन्यास है। तो हमारे जो आपकी परीक्षा में प्रेमचंद जी के ऊपर जो प्रश्न आएगा, उसमें प्रश्न आएगा कि प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। इसमें आपको उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, मूल नाम गणपत राय श्रीवास्तव, उनकी 1998 में 10वीं की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा, 10 में इंटर परीक्षा, 1919 में बीए की परीक्षा, उनके 301 कहानियां। पहली कहानी संसार के अनमोल रतन, कुछ विद्वान उसको पहली कहानी मानते हैं, कुछ परमेश्वर को पहली कहानी मानते हैं। और सोजे वतन उनका कहानी संग्रह, 9 कहानियों का संग्रह उसमें है। मानसरोवर उनकी कहानियों का संग्रह है। ऐसे उनकी कहानी का संग्रह है। इसी के साथ साथ में उनके उपन्यासों का उल्लेख कि उनके 15 उपन्यास, और उन उपन्यासों में आपको वरदान है, प्रेमा है, रुधिराली है, निर्मला है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, इन सब नाम आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार से इनका जो साहित्यिक परिचय है वो पूरा होगा। विद्यार्थियों, अभी स्कूल खुलने की जो डेटें हैं वो निश्चित नहीं है। कब राज्य सरकार का आदेश होगा, कब स्कूलें खुलेंगी, लेकिन तय है कि परीक्षाएं हो रही हैं। कोई ये न सोचे कि साहब इस साल परीक्षाएं नहीं हो सकता है, परीक्षाएं मार्च के बाद अप्रैल मई में हो जाएं, लेकिन ये मान के चलो कि बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो निश्चित रूप से होंगी, चाहे वो मार्च में हो, चाहे वो अप्रैल में हो, चाहे वो मई में हो। जितना इधर से समय निकल रहा है उतना आगे जोड़ के जाए। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि आप अपनी अपनी जो बुक्स हैं उनको परचेज करें, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बुक लेकर के और उनका रिवीजन करें। जहां तक हो सके आप नोटबुक में उनको नोट करें। तो ये जो साहित्यिक परिचय है, इसको आपको प्रश्न लिखना है कि प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय, और अपनी बुक लेकर के उसको नोट करना है, तभी यह प्रश्न आपका पूरा होगा। दूसरा प्रश्न है, अब अपन इतना हो। अब देखिए, अब इसी अध्याय संबंधित दूसरा प्रश्न जो अपनी परीक्षा में आता है वो आता है कि गुल्ली डंडा कहानी से आप क्या जानते हैं। बहुत सीधी कहानी है, और परीक्षा में प्रश्न आता है कि गुल्ली डंडा कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रेमचंद जी का परिचय अभी भी आपने देखा। गुल्ली डंडा कहानी जो है वो विद्यार्थियों आप सबको पता है कि एक यह ग्रामीण प्रदेश की कहानी। प्रेमचंद जी ने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो ग्रामीण जो प्रदेश है उसको यहाँ पर उकेरा है, उसको दिखता है। प्रेमचंद जी जब लम्बी गांव में रहते थे तो आपको पता है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं
वो विलायती खेलों को नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि विलायती खेल जो होते हैं वो बड़े महंगे भी होते हैं और उनमें बड़ा ऐब भी होता है। आप क्रिकेट को ले लीजिए, आप हॉकी को ले लीजिए, आप फुटबॉल को ले लीजिए, आप वॉलीबॉल को ले लीजिए, बास्केटबॉल को ले लीजिए, लॉन टेनिस वगैरह और कई खेल जो हैं उनको आप ले लीजिए। वो सारे के सारे जो इंग्लैंड के वालों के विलायती खेल जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? महंगे। और हमारी जो ये भारतीय खेल जो है, गुल्ली डंडा है, कबड्डी है, खो खो है और जो कई खेल हैं, सतोलिया का खेल है, ये क्या है? ये बिना पैसों के। तभी तो गुल्ली डंडा के बारे में कहा गया है कि टक्को लागे ने फिटकड़ी और रंग चौको दे, कि कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है और ये जो हमारे सस्ते खेल हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वर्धक है। हालांकि क्रिकेट खेलते हैं, कई बार टांग टूट जाती है, कई बार सिर टूट जाता है। पोलो खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कई बार लग जाती है, नुकसान हो जाता है। हालांकि कुछ ये भी कहते हैं कि साहब गुल्ली डंडा खेलेंगे तो कई बार गुल्ली भी आंख में लग जाती है, तो कई बार डंडा ही सर में लग जाता है। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि जितना विलायती खेलों से हमें नुकसान है उतना हमारे जो ये ग्रामीण परिवेश के जो हमारे सस्ते खेल हैं उनमें इतना नुकसान नहीं है। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में प्रेमचंद जी जो हैं वो खुद यहाँ एक नायक की भूमिका निभाते हैं और इसके साथ में एक गया नाम का जो व्यक्ति है वो इसका दूसरा पात्र होता है। बात क्या थी कि जब प्रेमचंद जी के पिताजी की ड्यूटी वहां गांव में थी, वो गांव में जब डाक बांटा करते थे तो प्रेमचंद जी भी उनके साथ में गांव में रहते थे। और आपको पता ही है कि गांव के बच्चे आराम से घूमते हैं। शहरों में तो आराम है, शहरों के बच्चे क्या करते हैं? अपने अपने घरों में बंद रहते हैं। और हमारे गांव के बच्चे को इस कोने से उस कोने और उस कोने से उस कोने तक पूरा का पूरा गांव में कितने, मजाक में कह रहा हूं, कितने कुत्ते हैं, कितने मर गए, सारा पता। अब वही हाल इनका था। इनमें प्रेमचंद जी है, गया है, मुदई है, मतई है, ये 5-7 मित्र थे जो सुबह से लेकर के शाम तक बाहर जंगल में जाकर के और गुल्ली डंडा खेलते थे। और इतना खेलते थे कि ये अपने खेल में रम जाया करते थे, मस्त हो जाया करते थे। माताजी पिताजी घर के चौके में बैठे बैठे, घर की देरी पर बैठे बैठे बड़वाते रहते थे। लड़का कहाँ गया, वो काम नहीं करता, वो पढ़ाई नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन देखिए, बचपन तो बचपन होता है और बचपन बड़ा मस्त होता है। ये प्रेमचंद जी हैं और उनके मित्र जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में अपने बचपन को बड़े आनंद से जी रहे थे। लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि इनके पिताजी का वहां से ट्रांसफर हो गया, बदली हो गई। जब पिताजी की बदली हो गई तो प्रेमचंद जी को भी बेमन बिना मन से शहर में जाना पड़ा। बड़े दुखी हुए, क्योंकि गांव तो गांव होते हैं, शहर तो शहर होते हैं। जो आनंद, जो भोजन, जो शुद्ध हवा ग्रामीण परिवेश में हमें मिल पाती है वो शहरों में नहीं मिल पाती। गए वहां जाकर के उनके अन्य शहरी संगी साथी बन गए। धीरे धीरे वो एक बड़े इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे और उनका काम, प्रेमचंद जी का काम, कि गांव गांव ढाणी ढाणी में जाना और स्कूलों को जांचना। शिक्षा विभाग में प्रेमचंद जी इंस्पेक्टर बन गए। अब एक दिन क्या हुआ, वो दिन कौन सा था? वो 20 वर्ष बाद, 20 साल बाद में प्रेमचंद जी अपने उस पुराने गांव में आते हैं, उसी गांव में जिसमें बचपन में रहा था। और जैसे ही उस गांव के
सीमा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनको सारी की सारी वो ग्रामीण तस्वीर जो है उनके दिमाग में एक रील बन करके उभर आती है। मैंने इस कहानी के साथ में, इस वीडियो के साथ में आपको एक वीडियो भी मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि प्रेमचंद जी कैसे गाड़ी से वहां पहुंचते हैं और कैसे सारा परिवेश उनके सामने आता है। वो पूरा का पूरा परिवेश उनके सामने आता है। थोड़ी दूर चलते हैं तो एक खुले से मैदान में 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। प्रेमचंद जी उन खेलते हुए, गुल्ली डंडा खेलते हुए बच्चों के पास में पहुंचते हैं और पहुंच करके प्रेमचंद जी अपने उन पुराने मित्रों के बारे में पूछते हैं। उनमें मुदा का नाम आता है, मतई का नाम आता है, गया का नाम आता है और कई उनके मित्र थे। उन खेलने वाले 2-3 बच्चों से उन पुराने मित्रों के बारे में जब पूछते हैं तो उनमें 1-2 मित्र तो सुरक्षिदार गए होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति जो है, ये गया नाम का व्यक्ति, ये वहां था और ये गांव में साइज का काम करता है। साइज कहते हैं घोड़ों की देखरेख करने वाला। घोड़ों की देखरेख करने का काम ये एक बड़े व्यक्ति के यहाँ करते हैं। तो प्रेमचंद जी ने उन खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे से कहा कि आप जाओ और गया नाम के व्यक्ति को बुलाकर के लाओ। गया नाम का व्यक्ति आता है। आते ही वो प्रेमचंद जी को सूट बूट में देख करके बड़ा दंग रह जाता है, क्योंकि अपने गांव के व्यक्ति जो हैं वो एक सामान्य सी सिंपल सी पोशाक में रहते हैं। शहरी जो व्यक्ति होता है वो सूट बूट और टाई बेल्ट में रहता है, उसके हाव भाव अलग हो जाते हैं। और फिर प्रेमचंद जी आज जो आए हैं 20 साल बाद अपने गांव में, तो वो एक अधिकारी के पद पर आए हैं। देखिए आपको यहां एक प्रश्न और बनता है कि पद प्रतिष्ठा हमारे बीच में एक दीवार बन जाती है कैसे? इस कहानी के बीच में प्रश्न आएगा कि पद प्रतिष्ठा, कि किसी व्यक्ति को कोई अगर पद मिल जाता है तो पद मिलते ही वह व्यक्ति क्या करता है कि अपने जो दूसरे साथी बंधु हैं, जो उसके बराबर पद पे नहीं पहुंचे हैं या नौकरी नहीं लगे हैं या उनके पास में अच्छा पैसा, मकान, कोठी, दौलत, धन नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है वो अपने आप को ऊंचा मानता है और उन ग्रामीण मित्रों को बहुत नीचा मानता है। और यही पद प्रतिष्ठा हमारे बीच में धीरे 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 एक खाई बन जाती है। हमने कई बार सुना भी है, प्रत्यक्ष में अनुभव भी किया है कि जो व्यक्ति कहीं पद प्रतिष्ठा में नौकरी लग जाता है, ऊंचे पद पे पहुंचाता है, वो अपने साथी, पुराने साथियों से वो मेल मिलाप नहीं रखता है। अब आज जब प्रेमचंद जी और गया जो हैं वो दोनों जब आमने सामने होते हैं तो गया बेचारा एक ग्रामीण आदमी, धोती बांधे हुए, कुर्ता पहने हुए, पैरों में सामान्य सी चप्पल पहने हुए प्रेमचंद जी के सामने आता है तो उसकी आंखें जो हैं वो चकाचौंध सी हो जाती है। उनमें बचपन की बातें शुरू होती हैं। प्रेमचंद जी फिर गया से अपने पुराने मित्रों के बारे में पूछता है। गया जो है वो एक एक मित्र को उनके बारे में बताता है, सारी बातें होती हैं। फिर अपना जो वो रोचक खेल है गुल्ली डंडा, उसकी चर्चाएं पहले खूब खेलते थे। आज गांव में भी क्या है, गांव में भी शहरीकरण का प्रभाव हो गया और हमारे जो भी खेल के मैदान थे वो सारे के सारे कंक्रीटों के मैदान हो गए, अर्थात वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, महल बन गए, कई स्कूल और कॉलेज और कारखाने, फैक्ट्री, कई तरह की बातें हो गई। थोड़ा थोड़ा परिवेश बदलता गया। प्रेमचंद जी गया से खेल खेलने के लिए, पहले जब था गया खूब खेलता था, गया अपने आप में गुल्ली डंडा खेलने का मानता था। यानी गया इस प्रकार से खेलता था कि गुल्ली उनके हाथों में अपने आप ही चुंबक जैसे, चुंबक है वो लोहे के और
देती है, वैसे ही उनका हाथ उड़ती हुई गिल्ली को पकड़ लिया। लेकिन आज पारिवारिक जिम्मेदारी मानो, अवस्था मानो, या और कई कारण होते हैं जिससे गया में वो पूर्ति नहीं है। प्रेमचंद जी के बार बार आग्रह करने पर गया तैयार होता है, लेकिन मन से नहीं, एक दिखावे से, एक भाव से ही वो तैयार होता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं, दूर जंगल में जाते हैं, वहां एक पेड़ की टहनी तोड़ लेते हैं, क्योंकि गुल्ली डंडा में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। पेड़ की टहनी तोड़ो, उसके 2 भाग बनाओ, बड़े भाग का नाम डंडा होता है, छोटे भाग का नाम गुल्ली होता है। ज्यादा खिलाड़ियों की भी आवश्यकता नहीं होती है, टीम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 2 मित्र एक जगह हो गए, खेल शुरू हो गया। अब आज गांव में जाकर के प्रेमचंद जी और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और गया के साथ में खेल खेलने के लिए तैयार हो। प्रेमचंद जी ने खेल खेलना शुरू किया। गया ने शुरू में सोच लिया था कि मेरे को तो इन्हीं को ही खिलाना है, खुद नहीं खेलना है। जब गया प्रेमचंद जी को खेल खिला रहा है और प्रेमचंद जी उसको बार बार पदा रहे हैं। पदाने का मतलब क्या होता है कि दंड देना होता है। गुल्ली डंडा में क्या होता है, गुल्ली जितनी दूर जाती है उसके अंक माने जाते हैं। एक डंडा का 1 अंक होता है। जितने अंक बनते हैं, हारने वाले को उतनी ही देर वहां पर घोड़ा बन करके उसको चलाना है, उसको बैठा करके ले जाना पड़ता है। अब प्रेमचंद जी खेल रहे हैं, गया उनको खिला रहा है, गया बार बार पकता है और प्रेमचंद जी उसको पता रहे हैं। वो एक बचपन था जब गया कभी हारता ही नहीं था। कई बार बचपन में आपस में खेलने में झगड़ा भी हो जाया करता था, गुत्थम गुत्थी भी हो जाया करते थे। वो मेरा अमरूद दे दे, तूने खिलाया था, वो मेरा ये दे दे, वो तूने खाया था, आज तू मुझे बाजी में हरा रहा है, मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा। बड़ा बच्चों में विवाद हुआ करता था। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हैं। गया जो है खिलाता है। प्रेमचंद जी बार बार आउट होते हैं। आउट होने का मतलब कि गुल्ली डंडे से हट जाती है, आउट हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी वहां पर भी मानते नहीं है, गया भी नहीं मानता है, खिलाता है। और जब गया की बारी आती है, गया एक बार में घुस जाता है और वो प्रेमचंद जी को वापस खेलने के लिए आमंत्रित करता है। प्रेमचंद जी के मन में एक विचार आता है कि जब बचपन था तो गया जो था वो गुल्ली पे टूट के गिरा करता था, और आज ये क्या हो गया कि गया जो है वो खेल नहीं रहा।